बाढ़ में पेड़ के ऊपर रहने वाला ससुराल। इतना कमाते हो, सब कुछ घर में मत दे दिया करो। इन लोगों का तो बस पेट ही पेट है, कितना भी खिलाओ इनका पेट कभी नहीं भरता। तुम तो जानती हो भाग्यवान, करण शहर कमाने चला गया, यहाँ बस मैं हूँ। अगर घर में पैसे नहीं दूंगा तो लोग मुझे ही ताने मारेंगे। तुम चिंता मत करो, ये सब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। ना चले तो ठीक है। अरे वो निहारिका की शादी करनी है और मंजीत की भी पढ़ाई है। जिसने पैदा किया है वो देखे, हमने ठेका थोड़े ना लिया है। सही कहती हो, अब से सारे पैसे तुम्हें ला कर दूंगा। रंजीत वहां से मुस्कुराता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। उसके चेहरे पर संतोष था कि उसने अपनी पत्नी की बात मान ली है। उधर कुसुम के चेहरे पर भी चालाक मुस्कान फैल चुकी थी। वो धीरे धीरे रसोई की तरफ बढ़ी जहां सुलोचना चूल्हे पर दाल चढ़ा रही थी। मम्मी जी, सच कहूँ तो मेरे पतिदेव जैसा बेटा हर माँ को मिले। दिन रात मेहनत करके अपनी सारी कमाई आपके हाथ में रख देते हैं। लेकिन देवर जी को भी समझाइए, शहर में कमाते हैं तो घर के लिए भी कुछ भेज दिया करें। आपकी तबीयत भी तो ठीक नहीं रहती। हाँ बहू, तू ठीक कह रही है। आज ही मैं अपने बेटे करण को फोन लगाऊंगी। उसके पापा की दवाई का खर्चा भी बढ़ गया है, उसे कहूंगी कि कुछ पैसे भेज दे। इतने में कमलेश बाहर की चारपाई पर बैठे बैठे तेज खांसने लगे, सांस फूलने लगी। सुलोचना जल्दी से दौड़कर अंदर गई और अस्थमा की दवाई लेकर उन्हें दे दी। लो जी, पहले ये दवाई खा लीजिए। कितनी बार कहा है अपना ध्यान रखा कीजिए। मैं सोच रही हूँ करण को फोन करके कुछ पैसे मांग लूं, इलाज भी तो करवाना है। हाँ, फोन कर दे। बेटा शहर में मेहनत करता है, शायद कुछ मदद कर दे। सुलोचना ने कांपते हाथों से मोबाइल उठाया और करण का नंबर मिलाया। कुछ देर बाद उधर से करण ने फोन उठाया। हेलो माँ, कैसी हो? पापा कैसे हैं? बेटा तेरे पापा की तबीयत फिर बिगड़ गई है। अस्थमा बहुत बढ़ गया है। अगर हो सके तो कुछ पैसे भेज दे बेटा, दवाई और इलाज कराना है। बेटा अपना भी ध्यान रखना, काम ज्यादा मत किया कर, लेकिन अगर थोड़ा पैसा भेज देगा तो इलाज हो जाएगा। अरे पापा, आप लोग चिंता मत करो, मैं अभी भैया के नंबर पर पैसे भेज देता हूँ। आपका इलाज रुकना नहीं चाहिए। खुश रहो बेटा, भगवान तुझे तरक्की दे। फोन कट गया। अगले ही पल करण ने 10,000 रुपए रंजीत के खाते में भेज दिए। अगली सुबह रंजीत 500 रुपए लेकर कमलेश के पास पहुंचा। पापा ये लीजिए, करण ने इतने ही पैसे भेजे हैं। अरे सिर्फ 500? इतना बड़ा शहर, इतनी नौकरी, बस इतने ही? हाँ माँ, मुझे भी बड़ा अजीब लगा, लेकिन क्या करें, शायद उसके पास भी पैसे नहीं होंगे। अच्छा पापा, ये 4,500 रुपए मेरी तरफ से रख लीजिए, इलाज में काम आ जाएंगे। बेटा तू तो सच में श्रवण कुमार निकला। मेरा एक बेटा गांव में रहकर इतना करता है और दूसरे शहर में रहकर भी। खैर, भगवान उसे सद्बुद्धि दे। पता नहीं शहर जाकर बच्चों को क्या हो जाता है। रंजीत अंदर कमरे में पहुंचा। वहां कुसुम बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। क्या हुआ जी, पैसे मिले? लो महारानी, पूरे 5,000 रुपए। अरे ये इतने पैसे कहाँ से आए? करण ने पूरे 10,000 रुपए भेजे थे। मैंने पापा को बोला कि सिर्फ 500 भेजे हैं और 4,500 अपनी तरफ से दे दिए, बाकी 5,000 तुम्हारे लिए। वाह पतिदेव, क्या दिमाग पाया है आपने। देवर जी के पैसों में ऐसा घोटाला किया कि किसी को शक भी नहीं हुआ। आपके दिमाग को तो सच में मानना पड़ेगा। अब मेरी बीवी नाराज रही है, मुझे मंजूर नहीं है। जाओ 5,000 लेकर खूब खरीदारी करो। बस अभी जाती हूँ। आज तो ऐसी साड़ी खरीदूंगी कि पूरे गांव की औरतें देखती रह जाएंगी। कुसुम बाजार पहुंची। उसने महंगी रेशमी साड़ियां खरीदी, नए गहने लिए, चूड़ियां, पायल और मेकअप का सामान भी खरीद लिया। गांव लौटते समय वो जानबूझकर सबको अपना सामान दिखा रही थी। कुछ दिन बाद निहारिका धीरे धीरे अपने भाभी के पास आई। भाभी, मैं सोच रही हूँ आगे की पढ़ाई कर लूँ। कॉलेज के बाद प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी भी करना चाहती हूँ। अरे पढ़ लिख कर क्या करोगी? डॉक्टर कलेक्टर थोड़ी ना बन जाओगी। जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब जाकर घर का काम सीखो। लड़की की असली परीक्षा रसोई में होती है। लेकिन भाभी, कोई लेकिन वेकिन नहीं, जाओ पहले बर्तन धो। निहारिका चुपचाप वहां से चली गई। उसकी आंखों में आंसू थे। अगले दिन निहारिका कॉलेज गई। लौटते समय तेज बारिश शुरू हो गई। उसके पास छाता नहीं था। वो पूरी रात भीग गई। वो घर पहुंचते पहुंचते उसे तेज ठंड लगने लगी। अरे दीदी, लगता है बादल अंकल ने आपको फ्री में नहला दिया। अब चाय पी लो, नहीं तो छींकों का ऑर्केस्ट्रा शुरू हो जाएगा। तू भी ना हर समय मजाक करता रहता है। अरे क्या करें दीदी, अगर हंसेंगे नहीं तो ये गरीबी हमें रुला देगी। मंजीत हमेशा ऐसा ही था।
घर में कितनी भी परेशानी हो वो सबको हंसाने की कोशिश करता, खुद तकलीफ में रहता लेकिन किसी को महसूस नहीं होने देता। माँ चिंता मत किया करो, एक दिन मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि इस घर की छत भी बदल दूंगा और आपके लिए चारपाई भी लाऊंगा। बस बेटा, भगवान तेरी जुबान सच कर दे। उधर शहर में करण लगातार मेहनत कर रहा था। घर में जब भी पैसे मांगे जाते वो बिना सोचे भेज देता, लेकिन उसे क्या पता रंजीत हर बार आधे पैसे बीच में ही रख लेता था। गांव में कमलेश और सुलोचना की नजरों में करण धीरे धीरे स्वार्थी और कंजूस बनता जा रहा था। उसी शाम शहर के एक पार्क में करण अपनी प्रेमिका आरती से, आरती घर के हालात बहुत खराब हैं, हर महीने पैसे भेजता हूँ फिर भी माँ कहती है कि कुछ नहीं भेजता। करण, एक बात पूछूं? अरे पूछो ना। मुझसे शादी करोगे ना? अरे पगली, तुमसे नहीं करूंगा तो किससे करूंगा, तुम ही तो मेरी दुनिया हो। लेकिन तुम्हारे घर वाले नहीं माने तो? मैं गरीब हूँ, हमारी जाति भी अलग है, अगर उन्होंने मना कर दिया तो? यही तो डर है। माँ भाभी कोई भी आसानी से नहीं मानेगा। पहली बात इंटरकास्ट शादी, दूसरी बात तुम बहुत गरीब परिवार से हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। सच बताओ, कहीं मुझे धोखा तो नहीं दोगे? अरे मेरी जान, मैंने दिल से सिर्फ तुम्हें चुना है और आखिरी सांस तक मेरी पसंद भी सिर्फ तुम ही रहोगी। करण सीधे आरती के पास के मंदिर में ले गया। यहाँ भगवान के सामने दोनों खड़े हो गए। आज से तुम सिर्फ मेरी हो। उसने सिंदूर उठाकर आरती की मांग भर दी, फिर दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। अब हम सच में पति पत्नी हैं? हाँ, तुम मेरी धर्मपत्नी हो और मैं तुम्हारा अर्धांग। उसी समय तेज बारिश शुरू हो गई। भीगते हुए दोनों गांव पहुंचे। घर की देहरी पर खड़े थे। पड़ोसी अपनी अपनी खिड़कियों से झांकने लगे। अरे देखो, करण तो किसी लड़की को ब्याह कर ले आया है, लगता है घर वालों को बिना बताए शादी कर ली। अरे बाप रे, ऐसे गरीब घर में एक और गरीब बहू आ गई। जैसे कुसुम ने करण के साथ दुल्हन बनी आरती को देखा, वो जोर जोर से छाती पीट कर रोने लगी। अरे मम्मी जी देखो, देवर जी किसी लड़की को ब्याह करके ले आए, हमारी तो इज्जत मिट्टी में मिल गई। सुलोचना और कमलेश बाहर आए। करण, ये क्या कर दिया तूने? किस लड़की को ले आया? घर में पहले ही खाने के लाले पड़े हैं, ऊपर से एक और बोझ ले आया। अब समझ आया तेरी कमाई कहाँ जाती थी। बेटा, अगर शादी करनी थी तो हमें बता देता, ऐसे घर की इज्जत दांव पर लगाने की क्या जरूरत थी। मम्मी जी, मैंने तो पहले ही कहा था, शहर जाकर लड़का हाथ से निकल गया। करण, कम से कम माँ बाप की इज्जत का तो ख्याल कर लेता। तभी मंजीत आगे बढ़ा। अरे बस भी करो आप लोग, जो होना था वो हो गया। पहले भाभी को अंदर तो आने दो, बारिश में दोनों पूरे भीग गए हैं, बाकी पंचायत बाद में कर लेना। चाची आ गई, चाची आ गई, चाची आपका स्वागत है। निहारिका बिना कुछ बोले अंदर गई। वो पूजा की थाली लेकर आई और मुस्कुराते हुए अपनी नई भाभी की आरती उतारी। भाभी, घर में आपका स्वागत है। बाहर खड़े गांव वाले अब भी तरह तरह की बातें कर रहे थे। अरे अगर शादी ही करनी थी तो घर वालों से बात कर लेता। अब देखना, इस गरीब परिवार में एक और गरीब बहू आ गई। पता नहीं आगे क्या होगा। आंगन में खड़े सभी लोग बहू आरती को घूर रहे थे। पड़ोसियों की बातें अब भी घर के अंदर तक सुनाई दे रही थी। सुलोचना और कमलेश का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल था। कुसुम को तो जैसे नई बहू को नीचे दिखाने का मौका मिल गया था। देखा मम्मी जी, इस लड़की की वजह से पूरे गांव के ताने सुनने पड़ रहे हैं। कोई गरीब बहू कह रहा है तो कोई भागकर शादी की बात कर रहा है। हमारी तो इज्जत ही मिट्टी में मिल गई। हाँ बहू, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। इस लड़की और मेरे बेटे ने तो हमारी नाक कटवा दी। लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे घर का बेटा ऐसा करेगा। गांव वालों की नजरों में हमारी इज्जत चली गई। अब पता नहीं लोग कितने दिन तक यही बातें करेंगे। आरती चुपचाप सिर झुकाकर सब सुन रही थी। तभी बाहर तेज गर्जना हुई। काले बादलों ने आसमान ढक लिया और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी तेज थी कि दरवाजे हिलने लगे। कुछ ही मिनटों में दरवाजे के नीचे से पानी घर में आने लगा। मम्मी देखो, फिर वही फुहारे वाली तेज बारिश शुरू हो गई है। घर में पानी आने लगा। मैंने पहले भी कहा था कि दरवाजे के सामने ईंटों की दीवार जैसा कुछ बनवा दो, लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। अब आ गई है ना तेरी नई भाभी, उसी से कहो, वही करेगी सब। मैं क्या करूं, हर साल यही मुसीबत झेलते हैं। पानी तेजी से पूरे आंगन में फैलने लगा। नई नवेली दुल्हन आरती ने चारों तरफ देखा और तुरंत उपाय सोच लिया। करण जी जल्दी आइए, बाहर से कुछ ईंटें लेकर आइए। अगर पानी नहीं रोका तो पूरा घर भर जाएगा। ठीक है आरती, मैं अभी लेकर आता हूँ। करण तेज बारिश में भीगता हुआ बाहर गया। रास्ते से कुछ ईंटें उठाकर लाया। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे, लेकिन वो लगातार ईंटें अंदर पहुंचाता रहा। बस इन्हें यहीं रखिए। आरती ने ईंटों को एक दूसरे के ऊपर रखकर गीली मिट्टी से जोड़ दिया और दरवाजे के सामने मजबूत अवरोध बना दिया।
फिर एक बड़ा बोरा दरवाजे के पास रख दिया ताकि रिस कर आने वाला पानी उसमें सोख जाए। कुछ ही देर में पानी का बहाव रुक गया और घर के अंदर पानी आना बंद हो गया। वाह भाभी, आप तो बहुत ज्यादा जुगाड़ू हो, हमने तो कभी ऐसा तरीका सोचा नहीं था। अरे सच में पानी रुक गया, लेकिन कुसुम को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अरे इसमें कौन सा बड़ा काम कर दिया, ये तो नौकरानी वाले काम है। अच्छा ही हुआ देवर जी हमारे लिए एक नौकरानी लेकर आए हैं, अब घर के सारे काम यही करेगी। इतना कहकर कुसुम अपने कमरे में चली गई। अंदर पहुंचते ही वो हंसने लगी। देखा जी, कितना अच्छा हुआ ये लड़की घर आ गई, अब मुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाग कर शादी करके आई है, इसलिए घर वाले इससे ही सारा काम करवाएंगे। आखिर में अच्छी तो मैं ही कहलाऊंगी। लो पहले ये बादाम खाओ, ज्यादा दिमाग मत चलाओ, आराम से रहो। और सुनिए, जो पैसे छुपा कर रखे ना उन्हें संभाल कर रखिए, घर वालों को पता नहीं चलना चाहिए। चिंता मत करो, किसी को भनक भी नहीं लगेगी। बाहर पूरी रात मूसलाधार बारिश होती रही, बिजली चमकती रही, हवा पूरे गांव में गूंजती रही। किसी तरह रात बीत गई। अगली सुबह आरती सबसे पहले उठी। उसने रसोई साफ की जहां थोड़ी सी सूजी रखी थी। कम है लेकिन सबके लिए मीठा बन जाएगा। उसने उसी थोड़ी सी सूजी से स्वादिष्ट हलवा तैयार किया और पूरे परिवार को परोस दिया। देखो मम्मी जी, थोड़ी सी सूजी रखी थी, उसका भी हलवा बना दिया, अब आगे क्या बनेगा? अरे धन्ना सेठ के खानदान की है ना, इसीलिए खर्चा करना खूब आता है। तभी अचानक कमलेश की सांस तेज चलने लगी। उन्हें अस्थमा का दौरा पड़ गया। अरे सांस सांस नहीं। किसी के कुछ समझने से पहले ही आरती दौड़कर अंदर गई। उसने दवाई निकाली और तुरंत कमलेश को दे दी। पिताजी धीरे धीरे सांस लीजिए, ये दवाई लीजिए, घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। बहू तू हमेशा खुश रह, भगवान तुझे लंबी उम्र दे। बस मौका मिलते ही सबकी नजरों में अच्छी बन जाती है। दिन गुजरते गए। आरती बिना शिकायत पूरे घर को संभालने लगी। कभी रसोई, कभी सफाई, तो कभी सास ससुर की सेवा। वो अपने जुगाड़ से छोटे छोटे काम भी आसान कर देती। एक दिन फिर तेज बारिश हुई और घर की छत जगह जगह से टपकने लगी। करण जी, थोड़ा सा सीमेंट और मिट्टी ले आइए, अगर अभी छत ठीक नहीं की तो पूरा घर भीग जाएगा। ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ। दोनों पति पत्नी ने मिलकर पूरी छत की मरम्मत कर दी। जहां जहां से पानी टपक रहा था वहां मिट्टी और सीमेंट भर दिया। अब बारिश का पानी अंदर आना बंद हो गया। अगले दिन करण अपना बैग तैयार करने लगा। आरती, मुझे वापस शहर जाना पड़ेगा, नौकरी छोड़ नहीं सकता। तुम कुछ दिन यहीं रुको, जब तक घर वालों का गुस्सा शांत नहीं हो जाता तुम उन्हें संभाल लेना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी, आप आराम से जाइए और अपना ध्यान रखिए। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। करण शहर के लिए निकल गया। उधर गांव में बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ता जा रहा था। पापा, कल मेरा पेपर है, मुझे कोचिंग जाना है, लेकिन बाहर देखिए घुटनों तक पानी भर गया, मैं कैसे जाऊं? अरे इतना पढ़ लिख कर क्या करना है, कोई कलेक्टर थोड़ी ना बन जाओगी, घर का काम सीखो। भाभी, मेरे लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है, आपके लिए नहीं होगी, लेकिन मैं अपना सपना नहीं छोड़ूंगी। ननद जी चिंता मत कीजिए, जब तक बाहर नहीं जा सकती है मैं आपको यहीं पढ़ा देती हूँ। सच भाभी? हाँ बिल्कुल। तभी कुसुम फिर ताना मारने लगी। अरे वाह, इसे खुद पढ़ना आता है क्या, जो दूसरों को पढ़ाएगी? हाँ भाभी, मुझे पढ़ना भी आता है और पढ़ाना भी। मैं भी 8वीं पास हूँ। पढ़ाई डिग्री से नहीं, समझ से होती है। निहारिका और मंजीत एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। दीदी, मुझे तो लगता है हमारी नई भाभी की किताब में कुसुम भाभी से ज्यादा पन्ने हैं। बिल्कुल। अब रोज शाम को आरती निहारिका और मंजीत को बैठाकर पढ़ाने लगी। दोनों मन लगाकर पढ़ते थे। उधर कुसुम हर समय सुलोचना और कमलेश के कान भरने में लगी रहती। मम्मी जी, ज्यादा सिर पर मत चढ़ाइए इसे, अभी नई नई आई है, बाद में रंग दिखाएगी। कुछ दिन बाद निहारिका का पेपर खत्म हुआ। पापा, मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, अगर भाभी मुझे नहीं पढ़ाती तो मैं इतना अच्छा नहीं लिख पाती। सच में बहू, तूने बहुत अच्छा काम किया। सुलोचना चुपचाप सब सुन रही थी। उसे इसी बीच बारिश ने और भयानक रूप ले लिया। अब पानी घर की चौखटों को पार करके कमरे तक पहुंचने लगा था। गांव के लोग डरने लगे। लगता है इस बार बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली है। इतना पानी तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। अरे भाई, अगर बारिश ऐसे ही होती रही तो पूरा गांव डूब जाएगा। अगले दिन सुबह सायरन की आवाज सुनाई दी। गांव में एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी थी। सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया गया। सभी ग्रामीण ध्यान दें, लगातार बारिश की वजह से नदी का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। बाढ़ का खतरा बहुत बढ़ गया है। सभी लोग जरूरी सामान तैयार रखें, किसी भी समय गांव खाली कराने की नौबत आ सकती है। कृपया प्रशासन के निर्देशों का पालन करें।
अधिकारी की चेतावनी सुनकर पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाला समय उनकी सबसे बड़ी परीक्षा होगा। एनडीआरएफ की चेतावनी के बाद पूरे गांव में डर फैल गया। गलियों में औरतें, आदमी और बच्चे बस इसी की चर्चा कर रहे थे। हर किसी की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। बाप रे, गांव में इतना पानी भर चुका, अगर सच में बाढ़ आ गई तो हम जाएंगे कहाँ? भगवान ऐसी घड़ी किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। सच कह रही हो बहन, अब तो पानी सिर चढ़कर बोल रहा है। अगर नदी ने रौद्र रूप दिखा दिया तो पूरा गांव तिनके की तरह बह जाएगा। हमने तो कभी ऐसी बरसात नहीं देखी। लगता है इस बार प्रकृति का कहर टूटने वाला है। भाई लोगों, अब समय हाथ पर हाथ धर कर बैठने का नहीं है। जिसने पहले तैयारी कर ली वही बच पाएगा। घर के अंदर भी चिंता का माहौल था। बाहर लगातार बारिश हो रही थी। छप्पर पर गिरती बूंदों की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। भाभी, अगर सच में बाढ़ आ गई तो हमारा क्या होगा? घर भी इतना पुराना है। ननद जी, डरने से कभी मुसीबत छोटी नहीं होती। हमें पहले से सतर्क रहना होगा। कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अगर हमने पहले तैयारी नहीं की तो मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। अरे भाभी, आप चिंता मत करो। ऊपर वाला जब एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा खोल भी देता है। कुछ न कुछ जुगाड़ जरूर निकल आएगा। सही कह रहे हो। जब तक हम सब साथ हैं, हिम्मत नहीं हारेंगे। 2 दिन 3 दिन और बीत गए। बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी अचानक पड़ोस से सुषमा हाफती हुई दौड़ती दौड़ती घर में आई। अरे सुनो, जल्दी बाहर आओ, नदी में बहुत तेज तूफान आ गया है। अभी अभी अमित दौड़ता हुआ खबर देकर गया है। पानी खतरे के निशान से 2 गुना ऊपर पहुंच चुका है। लगता है अब बाढ़ आकर ही रहेगी। हे भगवान, अब क्या होगा? देखते ही देखते गांव की बाकी औरतें भी इकट्ठा हो गई। बहनों, अब अपनी अपनी पोटलियां, बोरियां, जरूरी सामान बांध लो। वक्त रहते जो संभल गया वही बच गया। हाँ, देर कर दी तो बाद में पछताना पड़ेगा। कहते हैं आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। उधर कुसुम तेजी से अपने कमरे में गई। सुनिए जी, क्या सच में बाढ़ आ जाएगी? अरे नहीं, लोग बेवजह हल्ला मचा रहे हैं। कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। चाहे कुछ भी हो, मैं पहले से तैयारी कर लेती हूँ। वक्त आने पर हाथ मलने से अच्छा है पहले संभल जाओ। कुसुम ने अलमारी खोली, उसमें छुपाकर रखे काजू, बादाम, किशमिश की पोटली निकाली और बिस्किट के कई पैकेट और सूखा सामान एक बड़े झोले में भरने लगी। अगर कुछ हुआ तो यही झोला लेकर भाग जाएंगे। इतना महंगा सामान पानी में थोड़े ना बहने दूंगी। दूसरी तरफ आरती, निहारिका और मंजीत बैठकर आगे की तैयारी पर बात कर रहे थे। मुझे सबसे ज्यादा चिंता पिताजी, माँ जी और पिंकू की है। अगर पानी बढ़ा तो पहले इन्हें सुरक्षित जगह पहुंचाना होगा। भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम सब मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। अरे, और अगर पानी ज्यादा बढ़ गया तो मैं पिंकू को अपने कंधे पर बिठाकर घुमाऊंगा। डर को दिल में रखोगे तो वो पहाड़ बन जाएगा। सुलोचना, अगर बाढ़ आ गई और घर बह ही गया तो हमारी जिंदगी भर की कमाई खत्म हो जाएगी। भगवान, ऐसा दिन किसी को मत दिखाना। शाम होते होते बारिश और भी भयानक हो गई। बिजली कड़कने लगी। नदी का पानी तेजी से गांव की तरफ बढ़ने लगा। कुछ ही देर में गांव के किनारे बने कई कच्चे मकान भर भरा कर गिरने लगे। अरे भाई, भागो भागो, बाढ़ आ गई, नदी का बांध टूट गया। अरे बच्चों को बचाओ, जल्दी बाहर निकलो। देखते ही देखते पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। कोई सामान उठा रहा था तो कोई बच्चों को कंधे पर बिठाकर भाग रहा था। कई लोग तेज बहाव में गिर गए। कुछ दीवारों और चौखटों को पकड़कर जान बचाने लगे। चारों तरफ चीख पुकार मची थी। उधर आरती के घर में भी कमर तक पानी भर चुका था। अरे देखो, बाढ़ सच में आ गई। हम सोचते रहे कुछ नहीं होगा और देखते ही देखते मौत दरवाजे पर आ खड़ी हुई है। अब जल्दी कुछ करो वरना हम सब बह जाएंगे। सबसे पहले जरूरी सामान उठा लीजिए। जान है तो जहान है, बाकी चीजें बाद में देख लेंगे। कुसुम भागकर अपने कमरे में गई। मेरे गहने, मेरी जमा पूंजी, ये नहीं बहनी चाहिए। बहू, मेरी अलमारी में भी जो गहने रखे हैं उन्हें भी निकाल लो। कुसुम ने सारे गहने कपड़े में बांधकर झोले में रख लिए। फिर सूखे मेवे वाला झोला भी अपनी कमर से बांधकर कसकर बांध लिया। तभी अचानक तेज लहर आई। पिंकू का पैर फिसल गया। अम्मी, बचाओ। आरती बिना एक पल गवाए उफनते पानी में कूद गई और पिंकू को पकड़कर अपनी छाती से लगा लिया। निहारिका, जल्दी पिंकू को पकड़ो। दीजिए भाभी। नहीं दीदी, मुझे दे दो। मैं इसे एक हाथ से कसकर पकड़ लेता हूँ। मेरा छोटा शेर कहीं नहीं जाएगा। मंजीत ने पिंकू को अपनी कमर से गमछे की मदद से बांध लिया और एक हाथ से दीवार पकड़कर खड़ा हो गया। हम ज्यादा देर इस पानी में नहीं रह सकते। बहाव बहुत तेज है। अगर यहीं रहे तो पानी हमें तिनके की तरह बहा ले जाएगा। आरती तेजी से रसोई की ओर बढ़ी। ऊपर बने लकड़ी के खाने में कुछ जरूरी सामान रखा था। उसने सूखा आटा, माचिस, दवाई, चाकू और कुछ जल्दी जल्दी पोटलियों में कपड़े बांधने शुरू कर दिए। अरे इस निकम्मी को देखो, इसे अभी भी पोटलियां बांधने की पड़ी है। यहाँ हमारी जान आफत में है।
माताजी यही सामान आगे हमारी जान बचाएगा, बिना सोच विचार के कदम उठाना आ बैल मुझे मार वाली बात होगी। फिर आरती ने एक मजबूत रस्सी उठाई, लोहे का कांटा लिया और घर में रखी लकड़ी की सीढ़ी खींच लाई। अब हमारे पास एक ही रास्ता है, हमें छत पर जाना होगा, पानी गर्दन तक पहुंच चुका है। आरती ने गड़ासे से छत के कमजोर हिस्से को तोड़ दिया, ऊपर निकलने लायक जगह बन गई। फिर लकड़ी की सीढ़ी लगा दी। पहले पिताजी, फिर माताजी, उसके बाद निहारिका, मंजीत और आखिर में मैं। एक एक करके सभी लोग सीढ़ी के सहारे छत पर पहुंच गए। तेज बारिश अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। छत पर पहुंचते ही सबने देखा कि घर के ऊपर बरगद के पेड़ की मोटी शाखाएं झुकी हुई थी, लेकिन दूसरी तरफ का नजारा दिल दहला देने वाला था। कोई पानी में बह रहा था, कोई छत पर खड़ा मदद के लिए चिल्ला रहा था, कहीं पूरा घर बह रहा था तो कहीं बच्चे अपनी माँ को पुकार रहे थे। हमारा घर भी हिलने लगा है, अगर देर की तो ये भी बह जाएगा। हमें तुरंत इस बरगद के पेड़ पर चढ़ना होगा। बहू, इतनी ऊंचाई हम कैसे चढ़ेंगे? पिताजी कहते हैं हिम्मते मर्दा तो मद दे खुदा, जान बचानी है तो डर छोड़ना होगा। आरती ने रस्सी का एक सिरा बरगद की मोटी शाखा में लोहे के कांटे की मदद से फंसा दिया। उसने पहले खुद शाखा पकड़ी और फिर धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ गई। फिर ऊपर से रस्सी कसकर पकड़ ली। मंजीत, पहले पिंकू को ऊपर भेजो। मंजीत ने पिंकू को अपनी कमर से बांध रखा था। उसने बड़ी मुश्किल से शाखा पकड़ी, बारिश की वजह से सब कुछ फिसल रहा था। अरे छोटे शेर, कसकर पकड़ना, आज चाचा बंदर बनेगा और तू उसका बच्चा। बड़ी मुश्किल से वो ऊपर पहुंच गया। फिर निहारिका भी रस्सी पकड़कर चढ़ने लगी। कई बार उसका पैर फिसला, लेकिन आरती ने उसका हाथ पकड़ लिया। भाभी, मैं गिर जाऊंगी। नहीं ननद जी, जब तक मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में है कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। उसके बाद कमलेश और सुलोचना को बड़ी सावधानी से ऊपर चढ़ाया गया। रंजीत अपनी एक तरफ गहनों का झोला और दूसरी तरफ कुसुम को संभालते हुए ऊपर चढ़ रहा था। मेरे गहनों का झोला छूटना नहीं चाहिए। भाभी, पहले जान बचा लो, गहने तो फिर भी बन जाएंगे, लेकिन जान है तो जहान है। किसी तरह पूरा परिवार जमीन से लगभग 20 फीट ऊपर बरगद की मोटी डालियों पर बैठ गया। आरती ने रस्सी से सभी को शाखाओं के सहारे सुरक्षित बांध दिया ताकि कोई फिसलकर नीचे न गिरे। तभी सामने वाले घर से मदद की आवाज आई। अरे बचाओ, कोई बचाओ, हम यहाँ फंस गए हैं। मंजीत, रस्सी इधर फेंको, जितना हो सके पड़ोसियों की भी मदद करेंगे। मुसीबत में इंसान ही इंसान के काम आता है। उफनती बाढ़ के बीच बरगद का विशाल पेड़ पूरे परिवार और कुछ पड़ोसियों की आखिरी उम्मीद बन चुका था। मूसलाधार बारिश जारी थी। बाढ़ का पानी अब भी उफान पर था। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। गांव के आधे मकान डूब चुके थे और बरगद का वही पेड़ कई लोगों का आखिरी सहारा बना हुआ था। मंजीत, रस्सी मुझे दो, जितना हो सके उतने लोगों की मदद करनी होगी। मुसीबत में हाथ पकड़ने वाला ही अपना कहलाता है। आरती अपनी रस्सी का एक सिरा बरगद की मजबूत डाल से बांधती है और दूसरा सिरा डूबते लोगों की तरफ फेंक देती है। 2-3 पड़ोसी उसी रस्सी का सहारा लेकर पेड़ तक पहुंच गए। आरती, अगर आज तुम ये रस्सी नहीं फेंकती तो हम दोनों पति पत्नी पानी में बह जाते। भगवान ने हमें बचाया है ताकि हम दूसरों को भी बचा सकें। ऐसे संघर्ष करते करते 2 दिन बीत गए। लगातार बारिश की वजह से किसी की आंखों में नींद नहीं थी। कोई ठीक से बैठ नहीं पा रहा था, कोई लेट नहीं पा रहा था। भूख और प्यास ने सबको तोड़ दिया था। चाची, मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी दो ना। हे भगवान, चारों तरफ इतना पानी है लेकिन पीने के लिए एक बूंद नहीं है। तभी तेज बहाव में किसी इंसान के बहने की आवाज आई। भाभी देखो, कोई इस तरफ बह कर आ रहा है। अरे, ये तो करण जी हैं। आरती, रस्सी जल्दी। आरती ने बिना समय गवाए रस्सी नीचे फेंकी। करण ने जैसे तैसे रस्सी पकड़ ली। मंजीत और रंजीत ने मिलकर उसे ऊपर खींच लिया। आपने अपनी जान जोखिम में डालने की क्या जरूरत थी? परिवार के लिए जान भी चली जाए तो कम है। जब मुझे पता चला कि तुम सब बाढ़ में फंस गए हो तो मैं कैसे चैन से बैठता। अब सबसे पहले रहने का जुगाड़ करना होगा। अगर ऐसे ही डाल पर बैठे रहे तो कोई भी नीचे गिर सकता है। आरती को याद आया कि वो घर से निकलते समय एक मोटी तिरपाल भी साथ में लाई थी। करण जी, भैया, आप दोनों रस्सी बांधकर नीचे जाइए। वहाँ जो बांस बहकर आए हैं उन्हें ले आइए। नीचे इतना तेज बहाव है, डरने से कुछ नहीं होगा, चलिए भैया। दोनों ने कमर में रस्सी बांधी और धीरे धीरे नीचे उतर गए। बड़ी मुश्किल से 4 बांस और कुछ लकड़ियां इकट्ठी की। ऊपर खड़ी आरती रस्सी की मदद से उन्हें खींचती रही। फिर उसने बरगद की मोटी शाखाओं के बीच बांस बांधे, उन पर तिरपाल फैलाई और मजबूत गांठें लगाई। कुछ ही देर में जमीन से लगभग 20 फीट ऊपर रहने लायक छोटी सी जगह तैयार हो गई। भाभी, आपने तो पेड़ पर ही घर बना दिया। हमारी भाभी जहाँ जाती हैं वहीं जुगाड़ का महल खड़ा कर देती हैं। पिंकू की आंखों में नींद भरी हुई थी। चाची, मुझे नींद आ रही है। आओ बेटा। निहारिका ने अपने दुपट्टा निकाला, उसे 2 मजबूत डालियों से बांधकर झूले जैसा बना दिया और उसमें पिंकू को लेटा दिया। चाची, कितना अच्छा झूला है। बहू, मुझे फिर से अस्थमा का दौरा पड़ रहा है, लेकिन मेरी दवा तो पानी में बह गई। आरती तुरंत अपना छोटा झोला खोलती है।
पिताजी आपकी दवा नहीं बही है, मैंने पहले ही अपने झोले में रख ली थी। मुझे अंदाजा था कि बाढ़ में सबसे पहले जरूरी सामान संभालना पड़ेगा। बहू, आज तूने दूसरी बार मेरी जान बचाई है। पूरा परिवार हैरानी से आरती को देख रहा था। उधर कुसुम चुपचाप बैठी थी। उसने अपना झोला खोलकर काजू बादाम निकाल लिया और धीरे धीरे खाने लगी। उसने किसी से पूछा तक नहीं। बहू, बहुत भूख लगी है। आरती ने अपना झोला खोला, उसमें से चिवड़ा, गुड़ और सत्तू निकाला। मंजीत जी, ये लीजिए, सबसे पहले सबको थोड़ा थोड़ा गुड़ और चिवड़ा बांट दीजिए, उसके बाद सत्तू भी है। बेटा, ये सब कहाँ से आया? माँ जी, जब मैं पोटलियां बांध रही थी तब मैंने ये सब रख लिया था। मुझे पता था कि बाढ़ के समय कई दिन खाना नहीं मिलता, इसलिए सूखा सामान सबसे जरूरी होता है। सुलोचना की आंखों में पछतावा साफ दिखाई देने लगा। अब सभी लोग उसी तिरपाल पर बैठते, खाते और थोड़ी थोड़ी देर आराम करते, लेकिन प्यास सबसे बड़ी समस्या बन चुकी थी। भाभी, गला सूख रहा है। एक घूंट पानी मिल जाए तो जान में जान आ जाए। करण जी, कमर में रस्सी बांध लीजिए। नीचे देखिए, एक मिट्टी का मटका बह रहा है। मैं कांटे से उसे फंसाने की कोशिश करती हूँ। आरती ने लोहे के कांटे को रस्सी में बांधा और बड़ी सावधानी से बहते हुए मटके में फंसा दिया। करण रस्सी के सहारे नीचे उतरा और मटका भरकर ऊपर ले आया, लेकिन पानी गंदा था। ये पानी अभी पीने लायक नहीं है। करण जी, एक बार और नीचे जाइए, कुछ छोटे छोटे पत्थर लेकर आइए। करण फिर नीचे गया और साफ कंकड़ पत्थर लेकर आया। आरती ने मटके में पानी भरकर उसे कुछ देर स्थिर रखा। नीचे कंकड़ पत्थर जमा दिए ताकि मिट्टी बैठ जाए। कुछ समय बाद ऊपर का पानी पहले से काफी साफ दिखाई देने लगा। अब थोड़ा थोड़ा करके पी सकते हैं। इस तरह आरती ने पूरे परिवार के खाने पीने का इंतजाम कर दिया। जब भी किसी को भूख लगती वो गुड़, चिवड़ा और सत्तू बांट देती। वहीं दूसरी तरफ कुसुम और रंजीत चुपचाप तिरपाल के कोने में बैठे थे। दोनों अपने झोले से बिस्किट, काजू और बादाम निकाल कर खा रहे थे। जल्दी खा लो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और अगर कोई पूछे तो कह देंगे कि हमें भूख ही नहीं है। लेकिन निहारिका सब देख चुकी थी। देख रहे हो, यही है आपकी बड़ी भाभी, खुद काजू बादाम खा रही है और सबके सामने कहती है कि भूख नहीं है। सच में मुसीबत इंसान का असली चेहरा दिखा देती है। अब पूरे परिवार को समझ आ गया था कि कौन अपने लिए जी रहा है और कौन पूरे परिवार के लिए। एक तरफ कुसुम अपने सामान की चिंता कर रही थी तो दूसरी तरफ आरती सबकी जान बचाने में लगी थी। नीचे बाढ़ का पानी और भयानक हो चुका था। लोग बह रहे थे, कच्चे मकान गिर रहे थे और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ये देखकर सुलोचना, कमलेश और निहारिका की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी दूर से मोटर बोट की आवाज आई। एनडीआरएफ की टीम गांव पहुंचकर लोगों को बचाने लगी। अरे बचाओ, हम यहाँ हैं बरगद के पेड़ पर। हमें भी बचा लो बेटा। एनडीआरएफ की टीम ने ऊपर देखा। घबराइए नहीं, हम आपको सुरक्षित निकालेंगे। सबसे पहले सुलोचना, कमलेश, निहारिका और मंजीत को नाव में बिठाया गया। दूसरी नाव में कुसुम, रंजीत और पिंकू को बिठाया गया। अभी हमें बाकी लोगों को भी बचाना है। अगली नाव लगभग 1 घंटे बाद आएगी। ये इलाका अभी भी बहुत खतरनाक है। नाव दूर जाते ही सुलोचना जोर जोर से रोने लगी। मेरी आरती बहू को बचा लेना भगवान, उसने हमारी जान बचाने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया। मेरी बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए। हे प्रभु, हमारी बहू की रक्षा करना। उधर तेज बारिश और बाढ़ के बहाव से बरगद का पेड़ धीरे धीरे हिलने लगा। अब उस पर सिर्फ आरती और करण ही बचे थे। अचानक एक तेज आवाज आई, धड़ाम। बरगद का विशाल पेड़ पानी के बहाव में टूट कर गिर गया। नहीं, मेरी आरती बहू। सभी की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी दूर से एक और नाव दिखाई दी। उस नाव में करण और आरती बैठे हुए थे। मेरी बहू, मेरी आरती। जैसी आरती नाव से उतरी, सुलोचना दौड़कर उससे लिपट गई। बहू, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तू सही सलामत आ गई। मैं तो समझी थी कि तुझे कुछ हो गया। माता जी, भगवान की कृपा और आप सबकी दुआओं से हम बच गए। तभी कुसुम की नजर आरती के हाथ में पकड़े एक छोटे लोहे के डिब्बे पर गई। देखिए मम्मी जी, इसमें जरूर आपके सोने के कंगन होंगे। मुझे तो लगता है इसने चुपके से गहने इसी में छिपा लिए हैं। बहू, सच सच बता, इस डिब्बे में क्या है? माता जी, इसमें आपके सोने के कंगन नहीं है। आरती की बात सुनकर सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अभी अभी परिवार को उसकी अच्छाई पर भरोसा हुआ था, लेकिन उस लोहे के डिब्बे ने फिर से सबके मन में एक नया सवाल खड़ा कर दिया। आखिर उस डिब्बे में ऐसा क्या था जिसे आरती अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर लाई थी? माता जी, आपने पूछा था ना इसमें क्या है। लीजिए, आज खुद ही देख लीजिए। आरती ने धीरे से डिब्बा खोला। उसमें निहारिका की पढ़ाई के जरूरी कागजात, मंजीत के सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, कमलेश जी के पेंशन के कागजात, उनकी अस्थमा की दवाइयां, सुलोचना की मां की आखिरी निशानी और घर की थोड़ी सी जमा पूंजी सुरक्षित रखी हुई थी। बहू, हम जिस बहू को बुरा समझ बैठे थे वही हमारे घर की सबसे बड़ी लक्ष्मी निकली। तूने सिर्फ हमारी जान ही नहीं बचाई बल्कि हमारा भविष्य भी बचा लिया।
बेटी मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे हर कदम पर ताने दिए लेकिन तूने बदले में हमें जीवन दिया। सच है, सोना आग में तप कर ही कुंदन बनता है। तभी अचानक कुसुम के हाथ से उसका झोला नीचे गिर गया। झोले से काजू बादाम पिस्ता बिस्किट के पैकेट सोने के गहने बाहर बिखर गए। देख लिया मम्मी, बाढ़ में भी बड़ी भाभी को सिर्फ अपने गहनों और खाने की चिंता थी, और हमारी आरती भाभी को पूरे परिवार की। मुश्किल वक्त इंसान का असली चेहरा दिखा देता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। आज से तू सिर्फ मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। बाढ़ ने गांव के कई घर उजाड़ दिए, लेकिन उसी बाढ़ ने इस परिवार की आंखें भी खोल दी। अब सब समझ चुके थे कि सच्ची बहू वो नहीं जो सिर्फ अपने लिए जिए, बल्कि वो है जो पूरे परिवार को अपना मानकर हर संकट में ढाल बन जाए। उसी दिन से आरती ने सिर्फ अपने ससुराल में नहीं बल्कि सबके दिलों में हमेशा के लिए जगह बना ली, क्योंकि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, मुश्किल वक्त में निभाए गए साथ, त्याग और भरोसे से बनते हैं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए।